दिया। तो अभी आज अपने को पूरी ट्रेनिंग तुम लोगों को दे रहा हूँ पीएसए प्लांट की। पीएसए प्लांट क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो आज हरी नहीं है, उसको बोलने के बावजूद भी हरी आया नहीं है। ठीक है, अभी वो उसकी जो भी ट्रेनिंग का रहेगा वो या तो तुम लोग बता देना, या तो फिर वो मेरे से आके पर्सनली एक बार मिल लेगा तो मैं उसे बता दूंगा। तो अभी प्रेशर पीएसए प्लांट का अर्थ है प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन का पीएसए प्लांट है। दो तरह के पीएसए प्लांट नॉर्मली यूज होते हैं, एक तो नाइट्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। जो नाइट्रोजन का होता है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन वाले के अंदर और ऑक्सीजन वाले के अंदर सिर्फ एक फिल्टर का डिफरेंस होता है, बाकी लगभग सेम रहता है। नाइट्रोजन वाले में जो फिल्टर यूज आएगा वो आएगा CMS यानी कार्बन मोलिक्यूल सीव, और जो अपना पीएसए प्लांट होगा उसके अंदर जो ऑक्सीजन वाला है उसमें आएगा ZMS यानी जियोलाइट मोलिक्यूल सीव। ये तो अपना ओवरव्यू का जो इसका इंट्रोडक्शन होता है वो हो गया। अभी इसका मेंटेनेंस और प्रोसीजर वो बता देता हूँ कि इसका क्या मेंटेनेंस है, क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले अपने को ये जानना ज़रूरी है कि जो एटमॉस्फेयर है अपनी, उसके अंदर जो एयर है, जैसे इसमें 78% तो नाइट्रोजन हो गई, 21% क्या हुई बताओ, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और 0.9% आर्गन है, और 0.1% उसमें अदर गैसेज हो गई। ये तो ओवरव्यू हो गया किसका, कि गैस किस तरह से क्या क्या होती है। अपने जो पीएसए प्लांट है इसके अंदर ओनली अपने ऑक्सीजन का ज़्यादा अपने को उसके ऊपर फोकस करना है। अभी बता देता हूँ, इधर आओ। ऑक्सीजन प्लांट है, इसके अंदर हमेशा वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना। वेंटिलेशन के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे फैन वगैरह दिए हुए हैं। इधर आ जाए। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे फैन वगैरह दिए हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन भी है और जो नॉर्मल सीलिंग फैन है वो भी है। तो ये सब चालू रहने चाहिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि हीटअप हो जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद क्या होता है कि जो फायर ट्रायंगल एक बनता है। फायर ट्रायंगल क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन, हीट और एक थोड़ी सी एनर्जी उसको थोड़ी सी मिल जाती है ना, तो क्या होता है, फायर ट्रायंगल पूरा हो जाता है और उससे फायर लगने के चांसेस हो जाते हैं पूरे। तो उस चीज़ का थोड़ा उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को वेंटिलेशन की ज़रूरत है। इसके गर्मियों के अंदर दोनों दरवाजे इसको खोल के रखना और पूरा वेंटिलेशन चालू रखना। अभी ये ELGI का कंप्रेसर है, 75 किलोवाट का कंप्रेसर है। इसकी चाबी यहाँ पे रहेगी, यहाँ से निकालना, इसको खोलना। इसको खोलोगे तो तुमको मिलेगा एक ऑयल का टैंक, इसके अंदर ऑयल लेवल दिखाएगा। जब तक ये ग्रीन है अपने को कोई टेंशन नहीं है। ग्रीन भी दो स्थिति में रहेगा, एक तो ये बंद कंडीशन में रहेगा उस टाइम पे ग्रीन रहेगा, और जब ये चालू कंडीशन में रहेगा उस टाइम पे थोड़ा सा स्लाइटली मूव कर जाएगा रेड की तरफ। वो इसलिए करेगा क्योंकि जब ये चालू रहता है तो इसके अंदर जो ऑयल रहता है वो चला जाता है चारों तरफ चला जाता है इसको कूल करने के लिए। लेकिन जब अपन इसको बंद करते हैं तो वो चारों तरफ गया हुआ ऑयल वापस इसके अंदर आके इकट्ठा हो जाता है, तो इसका ऑयल लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अपने को जो सबसे अच्छी कंडीशन होती है वो तो यही होती है कि भाई चारों तरफ फैलने के बाद भी ये ग्रीन पे रहे। लेकिन फिर भी चलो अपन ऐसे देखते कि भाई थोड़ा सा इकोनॉमिकल अपन उस हिसाब से देखें, तो इसको बंद करने के बाद कम से कम ये ग्रीन पे रहना चाहिए। अभी ग्रीन पे है ये बंद करने के बाद, तो मतलब ये अभी ठीक है, ठीक कंडीशन में ऑयल लेवल इसका ठीक है। अभी इसका इंडिकेशन भी अपने को स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है कि अगर ऑयल लेवल वहाँ पे कम है तो ये ऑयल वाला इंडिकेटर है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये ऑयल का इंडिकेटर है। ये जब भी ये चालू करेंगे और ऑयल अगर कम रहेगा तो यहाँ पे ये LED ब्लिंक हो जाएगी, इसका मतलब कि ऑयल लेवल कम है। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि ये 75 किलोवाट का है। ये एक सिंगल इतनी बड़ी मशीन है, सिंगल फेज पे तो चलेगी नहीं, ये चलेगी 3 फेज पे। 3 फेज पे चलने के लिए अभी इसके अंदर मान लो आगे जाके कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, तो इन केस अपने को थोड़ा सा नॉर्मल ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो करंट बहती है, जो करंट है इसके अंदर इसको चलाने के लिए जो चाहिए रहती है वो रहेगी इसकी अप्रोक्स 125 से 200 के आसपास इसकी करंट रहेगी।
तो वो अपन माप सकते हैं क्लेम मीटर से, अपने पास क्लेम मीटर है उससे माप सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर एयर फिल्टर का भी रहता है कि भाई एयर फिल्टर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो एयर फिल्टर के लिए क्या करना है, एयर फिल्टर के लिए यहाँ से ये खोलना, ये खुल जाएगा, ये यहाँ से खुल के इसको बाहर निकाल लेना। ये जब बाहर निकल जाएगा तो फिर इसके ऊपर एयर मार के इसको साफ़ करना पड़ेगा, महीने के अंदर एक बार ये करना ही करना है कोई भी कंडीशन में, क्योंकि इसको साफ़ सफाई करेंगे जब ये साफ़ रहेगा, बराबर से वर्क करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। फिर इसको वापस बंद करके अपने जैसा था वैसा का वैसा। अभी इसकी रेटिंग है वो यहाँ पे भी दी हुई है कि भाई 75 किलोवाट का है ये, है ना। और इसके अलावा इधर ले आओ, इसके अलावा ये इमरजेंसी का जो इमरजेंसी स्टॉप का बटन है, ये हम जब यूज़ में लेंगे, जब अपने को कुछ एबनॉर्मलिटी इसमें दिखेगी कि कुछ एबनॉर्मलिटी है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो सकता है, वैसे तो ये अपने आप ही कर लेता है। कई बार जो इसको ट्रिप करवाने वाला सिस्टम होता है वो खुद ही ट्रिप हो जाता है, तो कौन ट्रिप करेगा, फिर अपनी बारी आती है, उस टाइम पे हम ट्रिप करते हैं। इसको ट्रिप करने के लिए अपने को इसको ऐसे दबाना है। अब ये दबने के बाद ये अपने आप ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इसको वापस चालू करने के लिए अपने को इसको राउंड करके ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, इसके अंदर ये डिस्प्ले रहती है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, इस डिस्प्ले में क्या रहता है, डिस्प्ले में ये रहता है कि इसके ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं। अच्छा। वो आगे से जो भी इसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है उसने फिट किया हुआ है कि इसके अंदर अगर ऑयल लेवल लो है, कोई ग्रीस चेंज करना है, एयर फिल्टर इसमें डालना है, कुछ और कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अभी जैसे जब ये चालू होएगा तब मैं और बताऊंगा कि इसके अंदर अगर कोई फॉल्ट आया, वो फॉल्ट किस वजह से आया, वो भी इसके अंदर शो होता है कि भाई वो वोल्टेज लेवल लो के वजह से हुआ है, करंट का लेवल लो हो गया है उसकी वजह से हुआ है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। वोल्टेज का मैंने आपको करंट का बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अभी मैं वोल्टेज का और बता देता हूँ। इसके अंदर ये 440 वोल्ट के आसपास ये काम करता है, 415 तक हम इसको मानते हैं, 440 भी बोलते हैं और 415 भी बोलते हैं। ये आरएमएस वोल्टेज होता है 415, और जो 440 वोल्टेज होता है वो अपना लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है। जो नॉर्मल अपना वोल्टेज होता है वो 440 होता है, लेकिन अगर उसको आरएमएस में कैलकुलेट करते हैं 415 वोल्टेज इसका आता है। जैसे अभी 406 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो ये थोड़ा सा 4-5% का वेरिएशन इसमें चलता है। वैसे जो होना चाहिए वो 415 होना चाहिए, ये क्योंकि ये आरएमएस वोल्टेज डिस्प्ले कर रहा है अभी। इसके बाद में ये एक स्टेबलाइजर है, अभी इसके अंदर एक ये स्विच है स्टेबलाइजर का, जिससे अपन इस स्टेबलाइजर को बाईपास भी कर सकते हैं, है ना। तो बाईपास करने के लिए अभी अपने बाईपास पे इसको चलाया हुआ है, क्योंकि अभी इसके अंदर प्रॉब्लम आई हुई है। बाकी ये एक चीज़ ये देख लो कि ये जो तीर का निशान दिख रहा है, ये तीर का निशान है इसमें, ये तीर का निशान स्टेबलाइजर पे है, बाईपास पे है, तो मतलब ये बाईपास पे है। फिर ये एक बार तो बंद होएगा ऐसे, यहाँ पे तो ऑफ कंडीशन में आ गया, फिर वापस इसको वापस घुमाएंगे तो स्टेबलाइजर पे आ गया। अब इसमें उल्टा मत समझ लेना कि तुम लोग कहीं ये वाला समझ लो, जैसे अशोक ने समझ लिया था कि भाई ये वाला तीर का निशान है, ये नहीं है, ये वाला है। तो अभी इसको बाईपास पे रहने देते हैं। और ये इसकी एमसीसी भी है, ठीक है, ये तो एमसीबी है और ये एमसीसी भी है, ठीक है। एमसीबी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसी भी, अब तुम सोचोगे एमसीसी भी क्या है, एमसीसी भी का ही एक बड़ा रूप है। ये क्या होती है, 100 एम्पियर तक ये अपने यूज़ में लेते हैं। इन केस 100 एम्पियर से ज़्यादा की अपने पास रेटिंग है, उस टाइम पे हम एमसीसी भी लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इतना सा ही डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अपनी जो सप्लाई आ रही है पहले स्टेबलाइजर में आ रही है, स्टेबलाइजर के बाद में अपने पैनल में जा रही है, और इस पैनल से फिर अपने को जैसे ये वाला, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, ये जो कंप्रेसर है, अभी मैंने यहाँ पे नाम देखा है स्क्रू कंप्रेशन, ठीक है। तो कंप्रेसर अपना जो है ना, ये कंप्रेसर है, ये है स्क्रू टाइप का कंप्रेसर, रोटरी स्क्रू टाइप का कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, और एक और होता है, एक ये स्क्रू टाइप का हो गया है, और एक और होता है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका। मतलब 3 टाइप के कंप्रेसर होते हैं, ठीक है।
अभी याद नहीं है, बाद में बता दूंगा जो भी है उसका। 3 टाइप का होता है जिसमें से अपन स्क्रू टाइप का कंप्रेसर यूज़ यहाँ पे ले रहे हैं। अभी ये इसका मैनुअल स्विच है जिसको हम मैन्युअली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये वाला स्विच है। बाकी ये 3 MCC भी है, ये स्पेयर 230 वोल्टेज, ये भी 230 वोल्टेज, और ये फिर 415 वोल्टेज जो मैंने RMS वोल्टेज बताया था। ठीक है, 415 वोल्टेज AC है, ये पूरा AC वोल्टेज ही है जो भी अपन देख रहे हैं, क्योंकि DC वोल्टेज के ऊपर कोई भी वर्क नहीं होता है। ठीक है, उसकी एक अलग से कहानी है कि क्यों नहीं होता है। अभी अपना जैसे ये कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर की भी एक अर्थिंग की हुई है और इसकी भी एक अर्थिंग की हुई है। तो ये जो अर्थिंग स्ट्रिप हम यूज़ में लेते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो अपने को कॉपर की ही यूज़ लेनी है, जैसे कि इसमें ली हुई है। लेकिन ये कंप्रेसर की एल्यूमिनियम की भी ली हुई है। इसकी जो साइज़ होती है वो 12x3 mm की होती है, ये फ्लैट टाइप में होती है। अब ये अर्थिंग, सभी की अर्थिंग 2-2 यूज़ में होनी चाहिए। कोई भी मशीन है जिसकी रेटिंग अपने 40 किलोवाट से अबू है, तो वो मतलब अपने इंडस्ट्रियल टाइप में वो आ जाती है। तो 40 किलोवाट से जो ऊपर आ जाती है उसकी हम 2 अर्थिंग करते हैं। 2 अर्थिंग क्यों करते हैं? ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। रेजिस्टेंस, अब अपन सोचेंगे कि वो रेजिस्टेंस कैसे कम होएगा? जब दोनों अर्थिंग है वो पैरेलल में लगेगी तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और सीरीज़ के अंदर अगर कर देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला रहता है, बस वैसे याद रखो कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है उसका। अभी रेजिस्टेंस कम करने की क्या ज़रूरत है? रेजिस्टेंस कम करने की ये ज़रूरत है कि इन केस इसके अंदर करंट आ रहा है, ठीक है, हम हाथ लगाएंगे और अपने शरीर के थ्रू नीचे बॉडी के थ्रू चला जाएगा करंट, और हम यहीं के यहीं ढेर। तो उस चीज़ से बचने के लिए अर्थिंग यूज में ली जाती है कि हमारे अंदर से वो करंट न जाकर इस अर्थिंग के थ्रू जाके सीधा ग्राउंड हो जाए वो। अभी अर्थिंग के भी दो टाइप के पैकेज चलते हैं। 40-40 किलो के पैकेज आते हैं। एक डोमेस्टिक यूज़ के लिए आता है, एक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आता है। जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए आता है वो ब्लैक कलर का कंपाउंड मिक्सर होता है, और जो इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे यूज़ आएगा वो ब्राउन कलर का कंपाउंड मिक्सर होएगा। जो ब्लैक कलर का कंपाउंड मिक्सर है उसमें रॉक सॉल्ट, चारकोल और एंटी कोरोजन का मिक्सर रहता है। तो ये नॉर्मल मिक्सर रहता है जो घर के अंदर अपन करते हैं। वो लगभग 1-2 मीटर के ऊपर भी उसमें नॉर्मल किसी भी पाइप के थ्रू वो कर देते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल जब हम अर्थिंग करते हैं उसमें क्या होएगा, अपने को जो कोरोजन मिक्सर लेना है, जो भी कंपाउंड लेना है अपने को, उसमें क्या होएगा, एंटी कोरोजन मिक्सर, क्ले, बेंटोनाइट और रॉक सॉल्ट और चारकोल। ठीक है, ये अपने को चाहिए रहते हैं। पहले के ज़माने में लेयर बाय लेयर एक सॉल्ट की करके फिर वैसे बनाया करते थे और चारकोल डाल देते थे। लेकिन अभी क्या है, हर तरह की स्किल्स है, हर तरह की जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो रही है, तो इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो हर जगह इम्प्रूवमेंट किया गया है। अभी अपने को कोशिश ये करनी है कि अर्थिंग की रेजिस्टिविटी कम से कम हो। अर्थिंग की रेजिस्टिविटी कम से कम कैसे होगी, जब वो कुछ मीटर डीप रहेगी और उसके अंदर जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड अपन यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रोड होना चाहिए, न कि कोई पाइप वगैरह अपन ने ले ली। ये 3 मीटर का इलेक्ट्रोड आता है, कॉपर का ही बना हुआ आता है। उसका डाया वगैरह वो अपने को रेटिंग के हिसाब से लेना पड़ता है कि कितना किलोवाट का अपना सिस्टम हो, उसके हिसाब से वो आता है। तो नॉर्मली 4-5 हज़ार का अर्थिंग किट आ जाता है, जिसके अंदर तीन अर्थिंग किट आते हैं। अर्थिंग करने के बाद उसको मेजर करने के लिए एक मेगर यूज में लिया जाता है। मेगर में क्या होता है, 4 पॉइंट रहते हैं, E1, P1, E2, P2। E1 और P1 को सॉर्ट करके 3 अपन अर्थिंग के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो लगा देते हैं और फिर उससे अपन मापते हैं। E1, P1 को सॉर्ट करके एक प्रोब में डल जाता है, बाकी के जो 2 प्रोब होती है वो P2 और E2 के ऊपर लग जाती है। फिर अपन टेस्ट का बटन दबाते हैं, कभी अपने पास अवेलेबल होगा तो मैं वो बता दूंगा। वो भी अपने को ये अपने मेंटेनेंस में आता है कि हमको ये मेंटेन करना है। हमने मान लो अपन ने अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक किया और अपने को दिखा रहा है 3 ओम से ऊपर, 5 ओम से ऊपर दिखा रहा है। अर्थिंग रेजिस्टेंस इससे कम होना चाहिए, 3 ओम से कम होना चाहिए। अगर 3 या 5 ओम से ऊपर दिखा रहा है तो अपने को ज़रूरत है कि उसको उस जगह को थोड़ा सा गीला किया जाए ताकि उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो सके। अगर रेजिस्टेंस कम नहीं होगा तो अपने को जो शॉक लगने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इस वजह से ये अर्थिंग का अपन ये करते हैं। अर्थिंग 3 ओम ही क्यों होनी चाहिए? 3 ओम से ऊपर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3 ओम से ऊपर होएगी तो
खतरा बढ़ जाएगा। खतरा कैसे बढ़ जाएगा? ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है 1 किलो ओम। जो नॉर्मल ड्राई कंडीशन होती है उसके अंदर एक अप्रोक्सीमेट हम मानते हैं 1 किलो ओम। 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम। 1000 ओम में 1 किलो ओम होता है। तो 1 किलो ओम रेजिस्टेंस अपनी बॉडी का रहता है और अपने को उससे कम ही करना है। अब एकदम समानांतर अगर अपन हो गए कि भाई अपना भी 1000 किलो ओम है और उसका भी थोड़ा सा आ गया, लेकिन अपने को कोशिश ये करनी है कि उसका कम से कम 3 ओम से नीचे ही रहे रेजिस्टेंस। वो गुड प्रैक्टिस मानी जाती है अर्थिंग की। अगर इससे ज़्यादा रहेगा 3 ओम से तो अपने को शॉक लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो मैंने बता दिया कि वो मेगर से नापेंगे। जब भी अपने पास अवेलेबल होगा मैं वो करके बता दूंगा। अभी जब इसके अंदर सप्लाई आएगी तो ये एयर ड्रायर ऑन का नोटिफिकेशन अपने को यहाँ से मिलेगा जब ये ब्लिंक होएगा। कंप्रेसर ऑन, जब कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तब यहाँ पे अपने को नोटिफिकेशन मिलेगा। ये RYB के फेजेज है। कभी हम अपन यहाँ से तो घुमा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई चल कैसे नहीं रहा है, पता लगे कि यहाँ से सप्लाई नहीं आ रही है। पहले सप्लाई चेक कर लेना कि भाई सप्लाई आ रही है, ठीक है। और जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज आ रहा है। और इसका जो अपने को करंट मापना है वो हम माप लेंगे। इसको यहाँ से खोल के क्लैम मीटर है और क्लैम मीटर से इसका करंट माप लेंगे। अभी ये सब डाउन है, इसको जब ऑन करूँगा जब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और बता दूँगा। और ये जो कंप्रेसर है इसका जो टेम्परेचर है वो अपने पास होना चाहिए गर्मियों के अंदर अप्रोक्स 95 के आसपास होना चाहिए। 95 से ऊपर जाता है, 96 से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और सर्दियों के अंदर इसका जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए सर्दियों के अंदर। गर्मियों में ओबियसली थोड़ी सी एनवायरनमेंट ही थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये जो कंप्रेसर है इसकी जो कैपेसिटी है वो 7 बार तक है। कंप्रेसर की कैपेसिटी है वो 7 बार तक है। 7 बार तक ये आउट कर सकता है। जो मैंने 3 तरह के अभी कंप्रेसर बताए थे ना, वो इस तरह के होते हैं कि एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन। हाँ अभी याद आ गया, रेसिप्रोकेटिंग अभी बता रहा था ना। 3 तरह के होते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है और एक ये रोटरी स्क्रू टाइप होता है। तो जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप है उसके अंदर क्या होता है कि जो उसका जो इनपुट है वो अपने को हाई अपन उसमें से ले सकते हैं इनपुट, लेकिन जब वो आउटपुट करेगा, डिस्चार्ज करेगा प्रेशर को, तो जो डिस्चार्ज है उसका वो डिस्चार्ज कम होता है। इसलिए अपन ने वो यूज़ यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि अपने को डिस्चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए रहता है। फिर दूसरे टाइप का आता है सेंट्रीफ्यूगल। फिर तुम कहोगे वह सेंट्रीफ्यूगल क्यों नहीं यूज़ किया? सेंट्रीफ्यूगल इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि जो उसका प्रेशर है वो तो ठीक है कि भाई उसका प्रेशर अपने को कम मिल रहा है, जो डिस्चार्ज अपने को ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जो उसका इनपुट प्रेशर होता है वो अपने को उसमें कम मिलता है। फिर अपने आता है ये रोटरी स्क्रू टाइप का कंप्रेसर। इसके अंदर क्या होता है, अपने को मीडियम मिलता है। अपने को जो प्रेशर मिल रहा है इनपुट के अंदर वो भी बराबर मिल रहा है, मीडियम मिल रहा है, और जो आउटपुट में इसका जो मिल रहा है प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, वो भी अपने को बराबर मिल रहा है। तो ये मीडियम टाइप का अपन ने कंप्रेसर ये यूज़ में लिया है। ये कंप्रेसर का हो गया, ठीक है। इसके अलावा अभी ये मेन पैनल अपना हो गया, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। इसका एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी इसको ऑन करो कंप्रेसर को, जैसे आज मैं देख रहा था बबली बड़े धीरे धीरे आराम आराम से इसको कर रहा था, तो ऐसे नहीं करना, आराम आराम से। ये हमेशा होएगा मीडियम में, और जैसे यहाँ पे आता है आधे के अंदर आता है, फिर इसको थोड़ा सा झटके से करना है, क्योंकि धीरे धीरे से करेंगे तो इसमें आर्क प्रोसेस चालू हो जाती है, फिर आग लगने का खतरा हो जाता है। इसलिए आर्क से प्रिवेंटेशन के लिए इसको थोड़ा सा फास्ट मूविंग करके फिर चालू करना है। कि तुम ऐसे धीरे धीरे करोगे तो आर्क हो जाएगी, ये जल जाएगा पूरा का पूरा ही। यहाँ पे आर्क से बचने के लिए इसको फटाफट करना पड़ेगा ये। इसके बाद मैं अभी बता देता हूँ, जैसे ये कंप्रेसर है, ये एटमॉस्फेयर से एयर लेगा। एयर लेके इसने उस एयर को कंप्रेस किया कितने बार पे कंप्रेस करेगा? 7 बार तक इसकी लिमिट है, 7 बार तक ये कंप्रेस कर सकता है। इसने कंप्रेस किया, मान लो 7 बार तक इसने कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद अभी जो एयर आएगी वो इसका आउटपुट दिखाना है। जो इसका एयर आउटपुट आएगा वो अपने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये पाइप जा रहा है अपना एयर ड्रायर में,
अभी जो कंप्रेस एयर है, कंप्रेस एयर जब कंप्रेस हो जाती है तो उसके अंदर जो वेपर की जो इसके अंदर क्वांटिटी हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब उसको अपने को ड्राई करना पड़ेगा ताकि वेपर इसकी जो जितनी भी एयर के अंदर मॉइस्चर, अपने को पता है मॉइस्चर रहती है एयर के अंदर, मॉइस्चर को कम करने के लिए फिर अपने को एक फ़िल्टर लगाना पड़ता है यहाँ पे। पहले ये धूल मिट्टी वगैरह को पहले ही रोक देता है, जो भी धूल मिट्टी जितना इससे होता है। फिर बाद में एक एयर ड्रायर लगा रखा है, ये वही मैंने बताया कंसेप्ट की वेपर को बाहर निकालने के लिए। वेपर को आउट करता है इस वाले से, यहाँ से वेपर इसका आउट हो जाता है और इसका आउटपुट, क्योंकि ये भी तो थोड़ा बहुत निकालेगा, ये भी निकालेगा मॉइस्चर वगैरह, इसका आउटपुट यहाँ से बाहर चला जाता है। फिर ये इसके अंदर जाता है। अब इसमें से जब एयर ड्राई होके आती है तो इसको रिसीव करने के लिए एयर टैंक यहाँ पे है, यहाँ से एयर निकल के एयर टैंक में चली गई। अभी तक इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब गैसेज है। अभी तक कोई फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, सिर्फ डस्ट, मॉइस्चर वगैरह का फिल्ट्रेशन हुआ अभी तक। ठीक है, फिर ये इसके अंदर जाती है। जैसे अगर यहाँ पे अपने 5-6 बार सेट किया हुआ है तो इसके अंदर भी वो 5-6 बार के अप्रोक्स आएगी इसके अंदर भी। अभी एक चीज़ इसमें बता देता हूँ, इसके अंदर कई बार क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक यहाँ पे वाल है तो वो वाल थोड़ा सा ढीला हो जाता है कई बार, उसकी वजह से यहाँ पे पानी का फ्लो हो जाता है। अभी सूखा है क्योंकि वो वाल मैंने टाइट किया है। ठीक है, कौन सा वाल है सर वो? यहाँ पे वाल है एक अंदर की तरफ, जिससे ये आउटपुट निकल रहा है ना, जो ये आउटपुट निकल रहा है इसके अंदर होगा, दिखेगा नहीं, ये जब इसको खोलोगे ना जब वो दिखेगा। ठीक है, अभी तो मैं बता देता हूँ वैसे ही। तो इसको जब खोलोगे तो वो एक वाल निकलेगा, उसको थोड़ा सा टाइट कर दोगे तो उसको जब टाइट कर दोगे ना तो अपना जो भी इसके अंदर बचा है पानी वगैरह जो, वो पूरा पाइप के थ्रू बाहर चला जाएगा। अब एयर टैंक से जो अपने यहाँ पे जो भी एयर है वो जाएगी आगे कहाँ जाएगी, जो ये दो टावर है T1 और T2, जो PSA के जो टावर है उसमें जाएंगे। उससे पहले वो फिल्टर के थ्रू वापस होके जाएंगे कि कोई डस्ट वगैरह हो, क्योंकि टैंक के अंदर जब जाता है तो डस्ट वगैरह हो जाती है, तो उस हिसाब से। ये जो एयर ड्रायर है, ये इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, ये 600 CFM इसकी रेटिंग है। 600 CFM मतलब क्यूबिक फीट पर मिनट, यानी ये 1 मिनट के अंदर 600 क्यूबिक फीट ये आउट कर सकता है। और इसकी जो प्रेशर की कैपेसिटी है वो 16 kg की इसकी प्रेशर की कैपेसिटी है। ये 2.5 किलोवाट का एयर ड्रायर है। ठीक है, 50 हर्ट्ज़ के ऊपर जो अपने इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज़ में चलते हैं वो इंडिया के, ये हर्ट्ज़ के अंदर भी अलग अलग होएगा। जैसे मैं अभी जो बता रहा था ह्यूमन का, जो ह्यूमन के अंदर जब करंट पास होती है वो कब पेनफुल रहती है वो भी डिपेंड करता है इसकी हर्ट्ज़ के ऊपर। अगर 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई है तो अपने को लगभग डीसी के अंदर 5 मिली एम्पियर की जो करंट है वो अपने को पेनफुल लगनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वही बात करें कि 60 हर्ट्ज़ के अंदर बात करें तो 5 की जगह फिर वो 1 मिली एम्पियर के अंदर ही अपने को पेनफुल होने लग जाती है। वैसे डीसी के अंदर तो ये होता नहीं है, एसी की बात कर रहा हूँ मैं। डीसी के अंदर तो हर्ट्ज़ वगैरह चलता ही नहीं है, क्योंकि डीसी की वेवफॉर्म तो एकदम फ्लैट रहती है। एसी के अंदर सप्लाई रहती है, जो 50 हर्ट्ज़ वगैरह है वो एसी के अंदर रहती है। अभी ये हो गया। अभी यहाँ से एक पाइप दिखा दे, इधर ये पाइप जा रहा है आगे PSA प्लांट के अंदर, उधर से जाके दिखा दे। ये जो पाइप है ये गया है फिल्टर से होते हुए, ये जो PSA प्लांट के 2 वेसल है T1 और T2 इसमें चला गया। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसमें क्या है कि ये एयर यहाँ से आई, यहाँ से आके यहाँ तक आई। अभी इसके बाद में यहाँ पे ये इनको बोलते हैं SOV, यानी सोलेनॉइड ऑपरेटिंग वाल्व। तो अपने पास यहाँ पे 6 SOV है, 6 है। इनके ऊपर लिखा हुआ है, मार्किंग की हुई है, वाल्व 1, वाल्व 2, वाल्व 3
वाल 2, वाल 3, वाल 6, वाल 4 और ये वाल 5। एक की मार्किंग मिस्टेक है जो आगे से करी है, लेकिन मुझे पता है कि वो वाल 5 ही है। ठीक है, वो वाल 4 है और ये वाल 5 है, इनकी इंटरचेंज किया हुआ है, तो वो वाल 4 है और ये वाल 5 है। ठीक है, अभी इसका जो पैटर्न है वो बता देता हूँ कि इसका पैटर्न कैसे है। सप्लाई यहाँ पे आई, इसके बाद में ये इसमें क्या होता है कि वाल 1 और वाल कौन सा है ये, वाल 3, वाल 1 और वाल 3 एक साथ ऑपरेट होंगे। जब ये दोनों ऑपरेट होंगे तो इनमें से कोई सा भी वाल ऑपरेट नहीं होएगा। और जब वाल 6 और वाल 2 ऑपरेट होंगे तो दूसरा कोई सा भी ऑपरेट नहीं होएगा। ठीक है, इनमें ऑपरेट हो सकता है तो ये वाल 5 ऑपरेट हो सकता है, वो भी कुछ देर के बाद ऑपरेट होगा। अब बता देता हूँ ये कैसे ऑपरेट होएगा, वो बता देता हूँ। यहाँ से सप्लाई आई, इसके अंदर गई। अभी इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जियोलाइट मोलिक्यूल सीव ZMS जो फिल्टर है वो इसके अंदर रहता है। जब एयर की सप्लाई इसके अंदर जाएगी तो एक प्रेशर के बाद इसकी जो सैचुरेशन की जो क्षमता होती है, जो इसको ऑक्सीजन को अलग कर देती है और जो नाइट्रोजन वगैरह रहती है उसको अलग कर देती है। तो उस क्षमता के बाद ऑक्सीजन तो चली जाएगी ऊपर उस फिल्टर से, और जो बाकी की इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह जो भी रही वो यहीं की यहीं रह जाएगी। ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके इस वाले पाइप से निकल के, और फिर अपने को इसके अंदर चाहिए जो ऑक्सीजन टैंक है, इसके अंदर अपने को ऑक्सीजन चाहिए। इसके अंदर आने के लिए ये जो वाल 5 है ये चालू करना पड़ेगा। तो इसके अंदर PLC में सिस्टम रहता है। जब V1 चालू हुआ फिर ऑक्सीजन इसके अंदर से निकली और वाल 5 चालू होगा और ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, फिर क्या होएगा, अभी V1 चालू था, अभी इसके अंदर चलेगी। उसी टाइम पे जो V3 वाल है वो भी चालू होएगा। वो क्यों चालू होएगा, वो इसलिए चालू होएगा कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन वगैरह है वो भी बाहर निकालनी है। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन वगैरह है वो बाहर निकालने के लिए वो जो V3 वाल है वो चालू होएगा। जब V3 वाल चालू होएगा यहाँ से सप्लाई आएगी, ये दोनों एक ही कनेक्ट है, आगे कोई वाल नहीं है, दोनों में से आउट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन आउट हो गई। अब इसके बाद में जब नाइट्रोजन आउट होएगी तो इसका प्रेशर कम हो गया, प्रेशर इसका कम हो गया। अभी इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके अंदर जब ये निकलेगी उस टाइम पे इसकी जो सुई है प्रेशर गेज वाली वो डाउन रहेगी, क्योंकि इसके अंदर से तो प्रेशर निकल रहा है और इसके अंदर जा रहा है। तो इसकी सुई तो ऊपर रहेगी और इसकी सुई नीचे रहेगी। बताता हूँ ना मैं, T1 की देखना अलग अलग सुई चलनी चाहिए, वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर तो प्रेशर की सुई ऊपर रहनी चाहिए, इसके अंदर नीचे रहनी चाहिए, या अगर इसमें ऊपर है तो इसमें नीचे रहनी चाहिए, क्योंकि एक के अंदर तो ऑक्सीजन जाती है और दूसरे से निकलती है। अभी जो इसके अंदर से निकल रही है ना, उसके अंदर कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन भी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इसको अगली प्रोसेस में बताता हूँ, एक बार ये समझो। ठीक है, इसके अंदर जो भी रही नाइट्रोजन वगैरह वो निकल गई। ठीक है, ये इसका वाल, इस वाल का काम हो गया। अब नेक्स्ट जब आएगा पैटर्न, नेक्स्ट आएगा वाल 6 का और वाल 2 का। इस कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई यहाँ से आई, दिख रहा है ना, पाइप वगैरह सब दिख रहे हैं ना बराबर से, इसके अंदर दिख रहे हैं। इस हिसाब से रखा, चाहे पीछे हो जा थोड़ा सा, सबको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसके अंदर से सप्लाई आई, ये गया वाल 6 के अंदर। वाल 6 के थ्रू होते हुए इसका प्रेशर रहेगा, प्रेशर से ये इस टैंक के अंदर जाएगी। अभी इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह तो उसी फिल्टर के वजह से यहाँ की यहीं रह जाएगा, बाकी का जो भी इसके अंदर ऑक्सीजन है वो ऊपर चले जाएगी। ऊपर जाने के बाद वाल 5 चालू होएगा। ठीक है, ये वाला वाल 5 चालू होएगा और जो ऑक्सीजन इधर से निकल रही है वो इसमें आ जाएगी। अब जब ये वाला चालू था, जब ये वाला चालू था तो इसके अंदर कुछ जो नाइट्रोजन गई थी, है ना, वो तो यही है, अभी तक निकली नहीं है। अब उसको निकालने के लिए यहाँ से कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन जाएगी, वाल 4 चालू होएगा, वाल 4 चालू होएगा कुछ देर के लिए। वाल 4 जैसे चालू हुआ, इसके अंदर जो प्रेशर से ऑक्सीजन थी वो थोड़ी कुछ अमाउंट में, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए चलता है ये, कुछ अमाउंट में यहाँ पे आएगी।
इसके अंदर प्रेशर बनाएगी और उल्टा रिटर्न के अंदर आएगी, और जो वाल नंबर 2 है वो चालू होएगा, वाल नंबर 2 चालू होएगा और इसके थ्रू वो जो नाइट्रोजन वगैरह है वो आउट हो जाएगी। तो ये इसका प्रोसीजर है जो ये निकलती है। और ये जो पैटर्न है वो यहाँ पे भी सभी को दिखेगा, ये V1 V2 V3 ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिकेशन आएगा। जब ये चालू रहेगा तो ये रेड कलर में यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा LED का कि कौन सा कैसे चल रहा है। ये मैंने सभी को बता दिया है। एक चीज़ और बता देता हूँ, इधर आप, यहाँ पे ये जो हॉट सरफेस ये जो निकला हुआ है एक वाल का जैसा है, ये है, ये हमेशा खुला हुआ रहना चाहिए। अगर इन केस ये कभी खुला नहीं है, ये बंद रह गया ऐसे, तो इसके अंदर जो गर्म गैसेस रहेगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और जिसके कारण ये जो सोलेनोइड वाल है वो वर्क नहीं करेंगे। है छोटा सा ही, लेकिन इसके वजह से पूरा प्लांट बंद हो जाएगा। तो ये भी हमेशा खुला रहना चाहिए ऐसे ही। इसको थोड़ा सा भी किसी ने बंद कर दिया तो मतलब पूरा प्लांट बंद हो गया, इतनी सी मिस्टेक के कारण। है छोटा सा ही, लेकिन पूरे प्लांट को बंद कर देगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये हो गया। फिर इसके अंदर से यहाँ पे सप्लाई आई एयर टैंक के अंदर, ये ऑक्सीजन टैंक में, ऑक्सीजन टैंक से यहाँ से फिर वापस 2 फिल्टर लगाए जाते हैं, इनको बोलते हैं बैक्टीरियल फिल्टर। ये जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया डस्ट वगैरह होती है उसको बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद यहाँ पे एक वाल लगाया हुआ है, इस वाल के थ्रू फिर ये जो पाइप जा रही है ये अपने ऑक्सीजन प्लांट है उसके अंदर जा रही है। यहाँ से ये ऑक्सीजन प्लांट के अंदर वहाँ पे एक मिक्सर लग रहा है, वो मैं दिखा देता हूँ। अभी बंद कर ले और मिक्सर। तो अभी उधर का तो मिक्सर थोड़ी देर बाद में दिखाता हूँ। एक बार ये डिस्प्ले और समझा देता हूँ। ये अपने PLC की डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेशर दिखा रहा है, ऑक्सीजन प्योरिटी दिखा रहा है, और ऑक्सीजन फ्लो अभी कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन ये कर लेगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी प्लांट बंद किया हुआ है, सिर्फ डिस्प्ले मैंने चालू की हुई है, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा कर रहा है कि प्योरिटी वगैरह थोड़ा ऐसा ही बता रहा है। अभी इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन प्रेशर है ये अपने बार के अंदर है, ठीक है। अपने जो PSI के अंदर जो प्रेशर होता है और बार के अंदर प्रेशर होता है, उसके अंदर फ़र्क होता है। एक बार में लगभग 14 PSI के लगभग होता है, 14.5 PSI होता है एक बार में। तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख लेना कि अपना जो प्रेशर है वो 72 से ऊपर नहीं हो। 72 से ऊपर होते ही अलार्म बजेंगे और आगे की जो भी मिस्टेक है वो चालू हो जाएगी। अभी इसके ऊपर फोकस करना, यहाँ पे दिखा। अभी इसमें बता देता हूँ कुछ फंक्शन है। मेन्यू में गए, सेटिंग में गए। अभी यहाँ पे इसका पासवर्ड है 2020 नहीं 2021 है इसका पासवर्ड। 2021 इसमें डाला, एंटर हुआ, गो पे क्लिक किया, वापस सेटिंग आई, सेटिंग पे क्लिक किया। अभी ये इसके अंदर ये जो साइकिल टाइम, इनलेट वाल ऑन टाइम, वो सब इसमें दिखा रहा है, ठीक है। अभी जो अपने काम की चीज़ें वो बता देता हूँ। ऑक्सीजन प्रेशर सेट पॉइंट है 3.90 बार। ये अगर प्रेशर अपना इससे नीचे आया 3.9 से, यहाँ पे अपन इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इससे नीचे आया तो जो ये हुटर है, ये हुटर बजने लग जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा वैसे तो 4 का सेट होता है ये, लेकिन थोड़ा सा कम किया हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि वो प्रेशर अंदर कितना चाहिए रहता है उस हिसाब से ये सेट करते हैं। तो अभी मैंने 3.9 किया हुआ है। तो 3.9 बार का ये जो प्रेशर है, इससे नीचे जैसे ही प्रेशर आएगा और जो प्योरिटी है वो 90% से नीचे आएगी, तो जो हुटर है ये बजने लग जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर इसमें आता है अनलोड प्योरिटी वगैरह, ये सेट करने का होता है। इनको ज़्यादा देखना नहीं है, ठीक है। इनको भी वैसे अपन सेट कर सकते हैं कि 4.8 है। अभी इसमें 2 अनलोड प्रेशर और लोड प्रेशर, जो कंप्रेसर में आता है ना, लोड प्रेशर अनलोड प्रेशर, वैसा ही है ये। तो अभी ये मैंने 4.8 ही किया हुआ है कि अपने पास लोड, क्योंकि ये सोलेनोइड वाल्व इसके काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये अभी ऐसा ही सेट किया हुआ है। तो 4.8 और 4.8 दोनों को अभी बराबर सेट किया हुआ है। तो कभी भी इसको बढ़ाना हो, कम ज़्यादा करना हो, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी फिर ये आ जाता है कि बैक्टीरियल फ़िल्टर का जो नोटिफिकेशन आता है वो भी यहीं से आता है।
365 डेज़ इसमें दिए हुए हैं। जैसे ही ये डेज़ ओवर हो जाएंगे तो फिर वो बैक्टीरिया फ़िल्टर का नोटिफिकेशन वापस आ जाएगा। इसी तरह से ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो फाइनल प्रेशर बन के आएगा ना, वो आएगा यहाँ पे 4.2, जो यहाँ पे अभी दिखा रहा है 4.2। ये जो ऑन प्रेशर है ये ही आगे अपने जाएगा, आगे जो प्रेशर बनेगा यही बनेगा। इस टाइम पे जो दिखा रहा है ना, सेम यही बनेगा। तो वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि अपन ने सेट कितना किया है और बन कितना रहा है। तो अभी 4.2 बन रहा है, तो यही आगे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका, है ना। बस ये है इसका ओवरव्यू, और इसके अलावा और देखता हूँ और इसमें कुछ है तो। अभी ये जो मैंने वाल बताए थे वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा वाल चालू हो रहा है, कौन सा वाल बंद हो रहा है। यहाँ पे वो सब वाल वगैरह दिखा रहे हैं, वो यहाँ से भी देख सकते हैं अपन। जो मैंने वैसे बताया वैसे ही। तो अभी ऑपरेटर स्क्रीन पे अपन आ जाते हैं। अभी ये 960, ये दिखा दे एक बार। ये 960 LPM का अपना सिस्टम है। 960 LPM यानी लीटर पर मिनट। 960 लीटर पर मिनट के अंदर ये जनरेट करेगा। इसकी प्योरिटी 93 +-3% है, यानी 3% ऊपर भी जा सकती है, 3% नीचे भी जा सकती है। लेकिन उससे ऊपर नीचे हुई तो फिर प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। ये इसका ऑक्सीजन का प्रेशर है कि 4 से 5 kg/cm² इसका प्रेशर रहना चाहिए, ठीक है। ये इसका प्रेशर है। ये प्लांट के सीरियल नंबर है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आप कौन से प्लांट के सीरियल नंबर में वर्क कर रहे हैं। तो ये सीरियल नंबर ऑथेंटिकेट है, सिर्फ एक ही बनता है, और अपने प्लांट का सीरियल नंबर है SCD 00159। तो ये वैसे ही याद रहना चाहिए कि PSA प्लांट का सीरियल नंबर क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। अभी इसकी डिस्प्ले हो गई। अभी मैं दिखाता हूँ कंप्रेसर की डिस्प्ले। इसमें वर्ष कभी अपने को आवर्स देखने हो तो यहाँ पे नेक्स्ट किया तो यहाँ पे करंट रन टाइम आ गया कि 2171 आवर और 55 मिनट है। टोटल रन आवर 2171 आवर। तो ये आवर्स अपन ने चेक कर लिया कि ये कितने आवर चल गया। अभी इसके अंदर 24 का भाग देंगे तो ये डे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वही सब सिस्टम आ गए, ठीक है। अभी कंप्रेसर का मैं बता दूँ, इसमें तो कुछ अभी हो गया क्या। अभी इसके अंदर एक चीज़ और रह गई है कि कह रहे हैं कि ये प्योरिटी अगर कम हो जाती है तो क्या करना है। जब ये प्योरिटी कम हो जाती है इसके अंदर, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अपने को इधर आओ, इस साइड आओ। यहाँ पे ये वाला वाल है, ये वाला वाल अपने को चालू करना है। तो इसमें से ऑक्सीजन है, उसका प्रेशर निकलेगा। ऑक्सीजन का प्रेशर निकलेगा तो जो अनयूज्ड जो गैस है, जिसके अंदर प्योरिटी नहीं है, वो बिना प्योरिटी वाली गैस तो बाहर निकल जाएगी। और जिसके अंदर प्योरिटी है, जो कि इधर से फिल्टर होके आएगी, वो नई गैस इसमें आएगी। तो जब तक ये बाहर नहीं निकलेगी, जब तक इसकी प्योरिटी लेवल नहीं बढ़ेगा। तो जब ये ख़राब गैसेज बाहर निकलेगी नहीं, जब तक इसकी प्योरिटी बढ़ेगी नहीं। अब अपन ने इसको चालू किया वाल को, जो अनप्योरिटी वाली गैसेज है वो बाहर निकल गई, ठीक है। अब इसके अंदर नई गैसेज आई। कई बार क्या होता है कि तुमने जैसे चालू किया, इसकी प्योरिटी डाउन ही डाउन हो रही है। तुम सोचोगे कि ये तो बढ़ नहीं रही है, डाउन नहीं हो रही, थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन वो वापस अप होएगी। और जब अपन इसको चालू कर देते हैं वाल को, तो इसका लॉजिक सीधा सा है कि अपन इसको चालू किया, प्रेशर रिलीज़ किया, तो वहाँ पे डिस्प्ले प्रेशर अपने आप ही कम दिखाएगा। तो जहाँ पे 4.8 प्रेशर है तो वो 4.5 पे, 4.3 पे ऐसे आ जाएगा। तो इसको ये भी ड्रॉबैक है कि कभी कभार क्या होता है कि प्रेशर अपना ऑलरेडी कम चल रहा है, प्योरिटी बढ़ाने के चक्कर में अपना प्रेशर और नीचे चला गया। प्योरिटी का हुटर तो अपन ने बंद करवा दिया, प्योरिटी का परसेंटेज तो ला दिया, लेकिन पता लगा कि उधर प्रेशर का जो हुटर है वो बजना चालू हो गया। दोनों को मेंटेन रखना है, न तो प्योरिटी डाउन होनी चाहिए, ना प्रेशर डाउन आना चाहिए। इस हिसाब से इसको खोलते हैं। वो अपने को उस टाइम पे देखना पड़ेगा उस टाइम का प्रेशर कितना चल रहा है। नॉर्मली अपन इसको 500 LPM पे सेट रखते हैं कि 500 LPM इस पे अपन चलाते हैं तो प्योरिटी आ जाती है, क्योंकि अभी आगे लोड नहीं है।
कई बार आगे भी लोड हो जाता है, उस हिसाब से प्रेशर इसका और घट जाता है। तो वो चीज़ें भी अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी कंप्रेसर की जब अपन चालू कर दिया, जब अपन इसको चालू करेंगे तो ऐसे ऑटो रिस्टार्ट लिख के आएगा और 1-2 सेकंड ऐसे चलने लग जाएगी, फिर अपने आप स्टार्ट होएगा और ये ऐसे चलने लग जाएगा। अभी इसके अंदर अभी रन हो रहा है, अभी इसमें चालू रहता है एक बार बराबर से। अभी इसमें दिख रहा है कि चेंज ग्रीस का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो ऐसे ही ये नोटिफिकेशन दिखा देता है कि अभी इसमें सर्विस की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं, डेट दिखा देता है, डिस्चार्ज प्रेशर दिखा देता है और डिस्चार्ज टेम्परेचर दिखा देता है कि अभी 84 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर है। ये सब चीज़ें अपने को देखनी है। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा तुमको बताता हूँ। अपन ने इस पर इंटर पे क्लिक किया, यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया। जब व्यू पे क्लिक करते हैं तो ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर पे क्लिक किया, प्रेशर पे गए, प्रेशर पे यहाँ पे आएगा अनलोड प्रेशर और एक आएगा ये लोड प्रेशर। तो ये जब राइट वाला क्लिक करेंगे, ये इंटर दबा के हो नहीं रहा है अभी। अच्छा, ये व्यू पे किया है, व्यू पे नहीं, ऑपरेटर पे जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। इसका पासवर्ड है 4 5 4 5। ठीक है, ये अपने पासवर्ड डाला, फिर आएगा मशीन पे जाना, फिर प्रेशर पे जाना, फिर अब यहाँ पे अपन ने ये इस पे इंटर किया। इंटर करने के बाद 5.4 बार इसका अनलोड प्रेशर दिखा रहा है, लोड प्रेशर दिखा रहा है 4.4 बार। अब अपने को यहाँ से बढ़ाना हो तो ऐसे इससे बढ़ा सकते हैं, कितना भी आगे। कितना था ये अभी? 5 कितना था? 5.4 था ना। अभी जैसा था वैसा वापस इसको कर देते हैं। फिर अपन आते हैं लोड प्रेशर पे, इस पर अपन ने वापस इंटर किया और इसको कम कर देते हैं। अब ये 4.0 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इससे नीचे अपने को ले जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस पर क्लिक करें, इसको एक डाउन नीचे किया, अब ये भी एक डाउन नीचे आ सकता है। नहीं, वैसे इसके 4 की ही है रेंज अभी, तो 4 से नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन कई बार हो जाता है कि हम सोचेंगे कि इसका जो लोड प्रेशर है वो डाउन नहीं आ रहा है, उसको डाउन करने के लिए अपने को अनलोड प्रेशर भी पहले डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इनका भी एक रेशियो होता है, उस रेशियो के अंदर ही ये चेंज होते हैं। तो भी फ़िलहाल इसका जो भी था वो मैं वापस सेट कर रहा हूँ। ये 5.4 था और लोड प्रेशर इसका 4.4 था, तो अभी तो वो का वही सेट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इसमें सीखने की एक और चीज़ है वो है, अपन व्यू में जाते हैं, अपने को फॉल्ट रिपोर्ट देखनी होती है कि इसमें क्या फॉल्ट आया है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये जैसे ये आज ही का है, लो वोल्टेज आया है 12:20 के ऊपर, जब ये बंद हो गया था। मैं बता रहा था ना कि स्टेबलाइज़र से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लो वोल्टेज का यहाँ पे दिखता है कि लो वोल्टेज का यहाँ पे फॉल्ट है। टाइम भी दिखाता है, सब चीज़ दिखाता है, प्रेशर भी दिखा देता है कि उस टाइम पे क्या प्रेशर था, क्या टेम्परेचर था। कुछ चीज़ें तो गलत भी दिखा रहा है, जैसे ये टेम्परेचर गलत दिखा रहा है, लेकिन ये टाइम चीज़ें और फॉल्ट सही दिखाता है ये। ठीक है, और इससे नीचे करके अपन बाकी के पिछले वाले भी इसमें देख सकते हैं कि इससे पहले कौन से आए हैं। अब इससे पहले 19 तारीख को भी आया हुआ है इसमें फॉल्ट लो वोल्टेज का ही, तो लो वोल्टेज के इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती रहती है। अभी इसके बाद आता है डे रिपोर्ट। डे रिपोर्ट में अपन ने क्लिक किया, अभी इसमें आता है लोड, एल मतलब लोड, यूएल मतलब अनलोड, आर मतलब रन टाइम। ये इसका रन टाइम, लोड टाइम, अनलोड टाइम और रन टाइम ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 तारीख का तीसरे महीने में 2022 में जो इसका लोड अनलोड वगैरह है वो क्या है, जो इसका स्टैंड बाई टाइम है वो कितना रहा है, ये सब चीज़ें हैं जो अपने को काम में आएगी, कभी भी दे सकते हैं। तो आज का जो इसका टोटल जो भी चीज़ें हैं वो ये है जो यहाँ पे दिखा रहा है। आवर में, ये घंटे के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा सर्विस टाइम में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे
ये जो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब दिखा देता है कि किसकी सर्विस अभी होनी है। तो ये 3159 आवर और बचे हैं एयर फिल्टर को चेंज होने में। तो ये सब सर्विसेज ये यहाँ पे बताता है। ऐसे ऑयल फिल्टर की सर्विस बता रहा है कि 1159 घंटे बचे हैं, उसके बाद में ऑयल सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। और क्यूमुलेटिव टाइम है। क्यूमुलेटिव टाइम में क्या होता है कि ये टोटल टाइम बताता है कि टोटल टाइम, लोड का टोटल टाइम कितना है, 1374 आवर आज तक ये चला है। अनलोड 1712 आवर अनलोडिंग पे चला है। और इसका जो टोटल रन टाइम है, अब टोटल रन टाइम तो पता ही है कि भाई दोनों मिल के आएगा, लोड और अनलोड मिल के आएगा, तो दोनों जोड़ के 3087 आवर, ये भी आवर में ही है, तो 3087 आवर ये अभी तक चल चुका है। अभी स्टॉप कितने दिन रहा है, फॉल्ट कितने घंटे आया है, वो सब चीज़ें भी इसमें बता देता है। ये जो चीज़ें हैं ये इसकी नॉर्मल सीखने वाली चीज़ें हैं बस। इसके अलावा तो और तो कुछ है नहीं। और बताओ, कुछ समझ में नहीं आया तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है। अभी मैं बता देता हूँ जो अपनी सप्लाई जा रही है, जो उसका ऑक्सीजन टैंक है वहाँ से अपने प्लांट में सप्लाई जा रही है, उसका मैं बता देता हूँ कि वो आगे अपने MGBS प्लांट में जहाँ जा रही है वहाँ पे कैसे जा रही है। चलो ऐसे ये अपना MGBS प्लांट का जो मिक्सर लगा हुआ है वो वाला सिस्टम है। अभी अपना जो वहाँ से पाइप आ रहा है PSA प्लांट से, ये वाला पाइप है ऊपर वाला, ठीक है। अभी बीच में ये सोलेनोइड वाल लगा हुआ है। ये सोलेनोइड वाल काम करता है 24 वोल्टेज के ऊपर, DC वोल्टेज है 24 वोल्टेज, उसके ऊपर काम करता है। इसके अंदर एक कोयल रहती है, ये जो दिख रही है ना आपको, ये सोलेनोइड वाल्व है। इसके अंदर एक कोयल रहती है जो उसको ऑपरेट करवाती है। उसका रेजिस्टेंस होता है 130 ओम, ठीक है, 130 ओम उसका रेजिस्टेंस रहता है। और इसके अलावा ये यहाँ से सप्लाई आई, ये जो दोनों पाइपें दी हुई है, ये वाली और जो ऊपर वाली है, ये दोनों बाईपास के लिए दी हुई है कि इन केस कभी इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो अपने को सप्लाई का इंटरप्शन नहीं हो, सप्लाई अपनी कंटिन्यू रहे ये दोनों पाइपों के थ्रू। कि अगर उधर से आ रही है तो अपन ने वो चालू किया वाल, तो ऊपर से ऐसे सप्लाई बाईपास हो गई। वैसे ये काम करेगी कैसे, इस वाल में आएगी, ठीक है, वाल में आएगी। वाल जब ऑपरेट होगा, जब इसकी प्योरिटी 90% से ऊपर रहेगी वहाँ पे, और उसका प्रेशर 4 kg से ऊपर जो अपन ने सेट किया हुआ 3.9 उससे ऊपर रहेगा, तो ये वाल ऑपरेट होएगा। अगर उससे कम हुआ तो वाल ऑपरेट नहीं होएगा, वहीं की वहीं रोक देगा। तो उस टाइम पे क्या होएगा, उस टाइम पे ये वाल नीचे वाले पे शिफ्ट कर जाएगा। यानी जो अपनी ये PSA प्लांट से सप्लाई आ रही है, PSA से चाहिए, ये मैनिफोल्ड से सप्लाई आ रही है गैस से, इसकी जो ये पाइप आ रही है, ये वाली पाइप, इसकी भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसको भी हम, अगर ये खराब रहता है तो इसको भी हम डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं। यहाँ से ऐसे जाएगी डायरेक्ट होके और ऊपर चली जाएगी फिर आगे। तो जब वहाँ पे PSA प्लांट में कोई प्रॉब्लम रहती है, वो बंद रहता है, तो ये शिफ्ट हो जाता है अपनी गैस वाली सप्लाई के ऊपर, जो सिलेंडर वाली सप्लाई है इसके ऊपर। यहाँ से जाएगा और नीचे से ऐसे सीधा होके और इस सप्लाई, इस पाइप से होते हुए आगे चला जाएगा। अभी बीच में वो एक वाल लगा हुआ है लाल कलर का, वो वाल क्या करता है, वो ये जो सप्लाई यहाँ से जा रही है उसको इन सिलेंडर की तरफ आने से रोकता है, इस पैनल की तरफ आने से रोकता है। ये इसका मेन पैनल है और वो इमरजेंसी पैनल है, ठीक है। जो मेन पैनल है ये वाला, जो सप्लाई आ रही है वो मेन पैनल के थ्रू ही जा रही है। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम आगे की सप्लाई बंद कर देते हैं, तो हम ये जो ऊपर वाला वाल बंद कर रहे हैं इसको भी वाल बंद करके अपन दे सकते हैं सप्लाई इमरजेंसी पैनल से। लेकिन हमको उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो उसको मत छेड़ो। ये जो लाल कलर के वाल है इनको ही ऑपरेट करो, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में भी दो क्या जानकारी, इनका तो पता ही है ना तुमको, हल्का फुल्का बता देता हूँ और क्यों कि ये तो जो
प्रेशर गेज है, ये मेन लाइन का प्रेशर गेज है। ये मेन लाइन का प्रेशर गेज दिखाएगा कि मेन लाइन का प्रेशर कितना है। ये लेफ्ट बैंक का प्रेशर दिखाएगा, ये राइट बैंक का प्रेशर दिखाएगा कि राइट बैंक में कितना प्रेशर है, जो कि अभी 5 सिलेंडर कनेक्टेड है, इसका दिखाएगा ये प्रेशर। अभी भविष्य में क्या होगा कि यहाँ पे एक एलएमओ प्लांट भी लगेगा, ये उसका कनेक्शन आया हुआ है एलएमओ प्लांट का, ठीक है ना। एलएमओ मतलब लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ये एलएमओ प्लांट का फुल फॉर्म है। उसके कनेक्शन जाएंगे एनआरवी के अंदर, यानी ये नॉन रिटर्नेबल वाल है। एक बार इसमें चली गई तो फिर इधर नहीं आएगी, उधर ही जाएगी। इसीलिए हम जो सप्लाई यहाँ से देते हैं वो इसमें नहीं जाती है। अब इसमें थोड़ा सा आगे का भी सोचा कि इन फ्यूचर अगर ये एनआरवी भी तो ख़राब हो सकती है तो यहाँ से जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे वाल भी लगा दिया कि ये ख़राब हो जाएगी तो वाल थोड़ी ख़राब हो जाएगा, कोई तो चलेगी सही सलामत। तो इस हिसाब से ये इसका सिस्टम किया हुआ है। तो जो सप्लाई जाएगी आगे भविष्य में वो यहाँ से भी हम दे सकते हैं। एलएमओ प्लांट का कनेक्शन यहाँ से जाएगी इसमें और इससे आगे। और इसकी जो कलर कोडिंग है वो सबको पता ही है कि जो येलो पाइप के ऊपर रेड कलर का है वो एजीएसएस की कलर कोडिंग है, और जो ब्लू कलर का पाइप है और उसके ऊपर जो ब्लैक कलर है वो वैक्यूम है। उसके आगे जो पाइप है वो है ब्लू कलर का पाइप, उसके ऊपर दोनों साइड वाइट है और बीच में ब्लैक है, वो सर्जिकल एयर है, उसको एयर 7 भी बोलते हैं। उसके बाद में जो पाइप है वो है ब्लू कलर का पाइप, उसके ऊपर वाइट और ब्लैक कलर की कोडिंग की हुई है, वो है एयर 4, जिसको मेडिकल एयर 4 भी बोलते हैं। एयर 4 और एयर 7 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 7 बार के ऊपर कंप्रेस्ड रहती है और वो एक 4 बार पे कंप्रेस्ड रहती है, इसलिए इसको एयर 4 और एयर 7 बोलते हैं। होती तो वो नॉर्मल एयर ही है, एटमॉस्फेरिक एयर है, बस फ़र्क ये रहता है कि वो कंप्रेस्ड एयर रहती है, इसलिए इनको इस हिसाब से बोला जाता है। जो एजीएस उसके बाद में जो रहती है अपने येलो कलर के अंदर जो ब्लू कलर का कोडिंग है, वो कोडिंग है अपनी नाइट्रस ऑक्साइड की। उसके बाद में जो अपने येलो कलर की पाइप के ऊपर जो वाइट कलर का मार्किंग है वो वाली अपनी ऑक्सीजन की पाइप है। जो ऑक्सीजन वाली है वो नॉर्मली एनेस्थेसिया वगैरह के अंदर यूज आती है, नाइट्रस भी वहीं पे यूज आती है एनेस्थेसिया वगैरह में। उसके अलावा जो कौन सी एयर 4 और एयर 7 है, ये अपने जो भी मशीनी चीज़ें हैं, मशीनों के अंदर जैसे पेंडेंट वगैरह है उनके अंदर ये मूवेबल कराना होता है उनको, तो उसमें ये काम आती है। वैक्यूम है और एजीएसएस है, दोनों एक जैसी ही है, ठीक है। ये भी एज ए वैक्यूम की तरह ही दोनों काम आती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ये इसका सिस्टम हो गया। अभी ये जो पैनल है इसके अंदर प्रेशर के लिए पूछ रहे हैं कि इसका क्या मेन लाइन का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। ये अपना होना तो जो चाहिए वो 45 से 72 तक होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा देखते हैं कि रिस्क नहीं लेते हुए कि अपना 50 से और 65 तक ये रहे, ठीक है। क्योंकि इससे फिर तो वो रिस्क वाली चीज़ हो जाती है कि कभी भी इमरजेंसी के अंदर अगर प्रेशर कम ज़्यादा हो गया तो फिर वहीं की वहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए 50 से लेके और 65 के बीच में इसका प्रेशर रहना चाहिए अभी। और फिर ये जो लेफ्ट बैंक है ये अपना नॉर्मली रहता है 1700 से 1800 तक इसका प्रेशर रहता है। और जो अपना ये एक सिलेंडर है, ये अभी इसकी सिलेंडर की भी कलर कोडिंग होती है। अभी तो ये पूरा ब्लैक में है, जब ये ब्लैक वाला हम वहाँ यूज लेते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल होती है और उसकी प्योरिटी जो लेवल है वो लो रहता है, वहाँ पे हम ब्लैक कलर का यूज लेते हैं। और कैसे खड़ा है, सही खड़ा है। तो ये ब्लैक कलर का सिलेंडर है और इसके ऊपर जब हम देखेंगे कि आगे जाके इसके ऊपर एक मार्किंग आएगी वाइट कलर की, जो इसकी नेक है वो वाइट कलर की आएगी। जब ये वाइट कलर की हो जाएगी उसका मतलब होता है कि ये फुल प्योरिटी के अंदर है, जो 90% से ऊपर प्योरिटी है वो। और ये जो ब्लैक कलर में है इसका मतलब प्योरिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए इसका ब्लैक कलर रहता है। तो ये इसके लिए एप्लीकेशन दी हुई है, ये हो जाएगा, कलर हो जाएगा, कलर कोडिंग इसकी हो जाएगी। ये जो सिलेंडर है इसका वेट होता है 47 kg और इसके अंदर जो ये खाली का वेट बता रहा हूँ, इसके अंदर जो गैस आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, वो 46 लीटर की भरी जाती है इसके अंदर। ये डी टाइप का ऑक्सीजन सिलेंडर है। ए और बी का भी होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। जो ए टाइप का सिलेंडर है वो
10 लीटर के में आएगा, और बी टाइप का है वो 15 लीटर के आसपास में कैपेसिटी में वो आएगा। ठीक है, इसके ये प्रेशर गेज है अपने पास, इससे अपन प्रेशर मापते हैं। ये प्रेशर कैसे मापेंगे, कभी भी इसको यहाँ से सिलेंडर को हटाना हो तो पहले इसको बंद करना, ये नहीं कि अब चालू में इसको खोल दिए, ये गलती कभी भी मत करना। अगर ऐसे सीधा करोगे सिलेंडर सीधा नीचे गिरेगा और फटने के चांसेस है। तो कोशिश ये करना, याद रखना, पहले इसको बंद करना है, हरी के जैसे मत कर देना कि सीधा ही पहले ये तो बंद किया नहीं सीधा तुम खोल रहे हो, ऐसी गलती मत करना। और इसके अलावा ये प्रेशर गेज में बता देता हूँ, इससे यहाँ से ये खुलेगा, फिर ये प्रेशर गेज इसके अंदर सेट होएगा। यहाँ पे PSI के अंदर प्रेशर दिखाया हुआ है, ये प्रेशर इसमें पता लग जाएगा कि सिलेंडर का कितना प्रेशर है। ठीक है, नॉर्मली सिलेंडर का प्रेशर अभी इसके अंदर दिखा रखा है 1500 2000 ऐसे रीडिंग लिखी हुई है PSI के अंदर। तो नॉर्मली जो इसकी रीडिंग रहती है वो रहेगी 1600 से 1800। जो नॉर्मल रीडिंग रहती है वो तो होनी चाहिए 2100 तक कि 2100 PSI इसमें होनी चाहिए, लेकिन इतना आती नहीं है। वो थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ज़्यादा प्रेशर नहीं हो जाए, उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से थोड़ा सा कम ही बढ़ते हैं इसके अंदर। तो 1800 तक इसमें अभी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा केजी में बात करें तो 150 kg तक का इसमें प्रेशर होता है, जो मैं बता रहा हूँ 2000 का PSI में उसको कन्वर्ट करोगे लगभग 150 kg तक इसमें प्रेशर आ जाएगा। इसके अलावा इधर आ जाओ, इसमें ये जो टेप लगाई हुई है वाइट कलर की, ये इसलिए लगाई हुई है ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं जाए। अगर इसके अंदर डस्ट पार्टिकल चला जाता है वो कहाँ जाएगा, मेन पैनल में जाएगा। मेन पैनल में जाएगा और जो उसके अंदर डायफ्राम होता है, डायफ्राम का वाल खराब होएगा उससे, और फिर आगे परेशानी आएगी। इसलिए ये लगाया हुआ है और इससे डस्ट उठेगी, कोई भी ये मेरे को मिलना नहीं चाहिए ओपन, सब इसको क्लोज करके रखना। चलो अभी यहाँ पे जो मोटर है अपने पास टोटल 10 मोटर है, जिसमें से 4 मोटर तो वैक्यूम की है और 6 मोटर अपने पास एयर की है। जो एयर वाली मोटर है वो ज़्यादा किलोवाट की है। एयर वाली मोटर अपने पास ये HP के अंदर अपन देखें तो ये 15 HP की है और ये 10 HP की है वैक्यूम वाली। अभी HP से कन्वर्ट करते हैं तो अपने को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बता, वाट से HP से वाट में अपन कन्वर्ट करते हैं तो 745 से अपने को करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो एक 745 वाट में 1 HP होता है, उस हिसाब से तुम लोग इसको वाट में भी देख सकते हो। इनकी जो इफिशियंसी है वो 87% की इफिशियंसी है और जो RPM है वो 1550 RPM में ये वर्क करती है। इसमें एक जो टैंक की रीडिंग हम जो लेते हैं वो वहाँ से लेते हैं, वो वैक्यूम वाला टैंक की रीडिंग है और ये एयर वाला टैंक की रीडिंग है। अभी इनकी जो रीडिंग है वो फिक्स रहती है, लगभग 500 के लगभग तो उसकी रहती है, 500 550 600 तक उसकी जाती है वैक्यूम वाले की, और इसकी 110 से लेके 130 तक जाती है एयर वाले टैंक की। ये बाहर की साइड है लेकिन उनके जो प्रेशर गेज है यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद में आता है ये जो अपनी एयर वाली मोटर है, यहाँ पे ये एक डिब्बा सा दिख रहा है, ये डिब्बा ये है प्रेशर स्विच। ठीक है, ये प्रेशर स्विच इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि ये प्रेशर प्रॉपर आगे ऑपरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से MCB चालू नहीं होती है। MCB नहीं चालू होने के कारण ये मोटर फिर स्टार्ट नहीं होती है। ये अपना पैनल है, इधर देख लो पैनल, ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से कंट्रोलिंग होती है। ये सेम वैसा ही सिस्टम है, RYB के 3 फेज दिए हुए हैं, ये इनपुट है और यहाँ से आउटपुट निकलेगा, बीच का ये कंट्रोलिंग है। यहाँ पे इनपुट के अंदर अपने 3 फेज आए RYB, 3 फेज आने के बाद अपने यहाँ पे जो मीटर लग रहे हैं ऊपर, जो टेम्परेचर का लगा हुआ है ऊपर, फिर ये इसके रनिंग के मीटर लगे हुए हैं और वोल्टेज के और करंट के इनके ये लगे हुए हैं। यहाँ से अपन ऑन ऑफ करते हैं, ये अभी ऑफ कंडीशन में है। यहाँ पे मैनुअल और ऑटो भी दिया हुआ है स्विच, तो कभी अपने को लगे कि अपन मैनुअल करते हैं इसको
तो हम इसको मैनुअल पे सेट करके फिर अपन वहाँ से प्रेशर चेक करके फिर भी हम इनको ऑन कर सकते हैं ऐसे। अब इसके साथ यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा अपने को, कि ऑन और ऑफ। यहाँ पे भी दिया हुआ जो फाइनल इनका रहता है वो एक स्विच फिर आगे और एक प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है कि भाई हमने यहाँ पे तो इनको एक साथ कर दिया, फिर इसको भी हमको ऑन करना पड़ता है उस हिसाब से। कभी भी ऑन करो एक एक ऑन करो, और क्योंकि एक साथ ऑन करोगे तो लोड ज़्यादा बढ़ेगा, उस हिसाब से फिर एमसीबी भी ट्रिप हो सकती है। ये जो पैनल है नीचे वाला, ये जो पैनल है नीचे वाला ये वैक्यूम की मोटर का पैनल है, और जो ऊपर वाला है ये है एयर कंप्रेसर का पैनल है। इसमें भी हर एक मोटर का दिया हुआ है कि ये जो मोटर नंबर 1 है इसके अंदर जब ये ऑन होएगी तो ये वाला ग्लो होएगा, जब ये ट्रिप हो जाएगी मोटर तो ये वाला ग्लो करेगा, ठीक है। अभी ये जो स्विच है इनको हम बोलते हैं रोटरी स्विच, क्योंकि ये रोटरी टाइप में है तो इनको रोटरी स्विच हम बोलते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ ओवरव्यू। ये जो कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं ये तो है कॉन्टेक्टर, इनका कनेक्शन है स्टार और डेल्टा के अंदर। स्टार डेल्टा का कनेक्शन इनका रहता है। इसके बाद में ये 3 पोल की एमसीबी लगी रहती है, ये 63 एम्पियर की ये एमसीबी है। उसके बाद में ये जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, ये गोल गोल दिख रहा है क्या है, ये पता है क्या किसी को? नहीं पता? ये है ये है करंट ट्रांसफार्मर। ये करंट ट्रांसफार्मर की अपने को क्या ज़रूरत पड़ गई? ये इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि जो हम करंट मेजर करेंगे इससे, वो कैसे मेजर करेंगे? करंट का ट्रांसफार्मर का रेशियो रहता है यहाँ पे, वो रेशियो से इसका आउटपुट निकलता है। और अपने को जैसे यहाँ पे 20 इसका रेशियो सेट रहता है, जैसे कि 20 एम्पियर इसके अंदर गई, अब वो 20 का 20 एम्पियर तो हमको देगा नहीं आउटपुट पे, वो उसको कन्वर्ट करके कुछ कम एम्पियर में अपने को दिखाएगा कि 5 एम्पियर, लेकिन उसकी जो 5 एम्पियर वहाँ पे दिखा रहा है वो 5 एम्पियर का मतलब 20 एम्पियर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जन करके फिर अपने को मीटर पे दिखाया जाता है। ये जो ब्लैक कलर का सा ये दिख रहा है पार्ट इतना सा, ये है ओवरलोड रिले, ठीक है। कभी भी ओवरलोड हो जाती है तो ये ट्रिप हो जाएगी। तो इन केस कभी तुमको मैंने अभी स्विच बताया था कि ट्रिप वाला भी है, कभी भी कोई ट्रिप हो जाती है तो एक बार ये जो ओवरलोड रिले है इसका ये जो स्विच होते हैं रेड कलर का और ये जो ग्रीन कलर का, इनको वैसे तो तुमको कभी हाथ लगाना नहीं है, मेरे को ही बोलना है इसके लिए, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये ओवरलोड रिले है, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे छोटा सा रोटरी स्विच दिख रहा है, इससे हम इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि हम इसको कितने एम्पियर के ऊपर इसको ट्रिप करवाना चाहते हैं। तो ये इसका वो सेट रहता है। उसके बाद में ये जो VSP दिख रहा है ये है वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन, यानी इसके अंदर ओवर वोल्टेज हो जाएगा तो ये उसको प्रोटेक्ट कर देगा, उसको पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर देगा। ये पूरा सिस्टम है। अभी इसके अलावा और कोई तुम्हारा डाउट हो तो बताओ। ये मेडिकल एयर के 2 अपने को यहाँ पे प्रेशर गेज मिलते हैं और 2 ही सर्जिकल एयर के। 2 इसलिए कर रखा है, हर चीज़ का एक बैकअप अपने पास होना चाहिए। अगर कभी ये वाले में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसको रिप्लेस करना हुआ तो कैसे करेंगे? तो इसको बंद करेंगे, ये 2 वाल्व दिख रहे हैं यहाँ पे, इससे इसको बंद करेंगे और इसको चालू करेंगे, जो ये भी चालू है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसको वाल्व को ऐसे बंद किया, अब बीच में अपन कुछ भी करें एयर इधर आनी नहीं है, इसको रिप्लेस कर सकता है, बस ये इसलिए रहता है। बाकी ये फिर आगे जाके उसी लाइन में कनेक्ट हो रही है। फिर एक AGSS रूम है, ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी तो ये बंद है। AGSS रूम, इसके अंदर AGSS की मोटर की फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ, AGSS की फुल फॉर्म बताओ, बता सो नहीं बता। जब तुम पहले दिन आए थे, जब भी मैंने सबको बताया था, वापस बता रहा हूँ। AGSS की फुल फॉर्म है एनेस्थेटिक गैस स्कैवेंजिंग सिस्टम। अगर कोई भी पूछता है, अंदर जाओगे डॉक्टर वगैरह पूछेंगे।
अगर ये छोटी सी भी नहीं पता रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखो ऐसा। इसमें एक बार सब कन्फर्म वो करवा दो, रिकॉर्ड करवा दो। मैं तो बोल रहा हूँ तुम अभी वीडियो चेक कर लेना, बाकी बता भी रहा हूँ तुमको। अब बता दो। ठीक है, अभी ये जो इसका जो मेन इलेक्ट्रिकल का जो कनेक्शन है वो अपना उस एमसीबी से है। ये जो एमसीबी है इसके अंदर अपने को कनेक्शन मिल जाएगा। कभी भी कोई भी एमसीबी ट्रिप होती है यहाँ से इसको एमसीबी को ऑन कर लेना। ये एक अलार्म सिस्टम दिखाएं यहाँ पे, ये अलार्म सिस्टम है। कभी भी कोई भी अलार्म अगर यहाँ पे बीप होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसमें हमको जैसे ही प्रॉब्लम पता लगे कि ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है तो हमें तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई चेक करनी है कि ये लो कैसे हुआ, या फिर अगर अप है तो ये अप कैसे हुआ, तो उसको हमको रेगुलेट करना है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तुरंत मेरे को फ़ोन करो, मेरे को बताओ अगर मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ तो। ठीक है, इसके अलावा किसी को भी कोई और जानना हो इनके बारे में बता दो। इनके एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ये भी 3 तरह के होते हैं, ए, बी और सी, 3 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। जो ए टाइप का होता है वो इस पे कार्बन डाइऑक्साइड पे काम करता है। जो बी टाइप का होता है वो फोम पे काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और फोम ये दोनों अलग अलग जगह यूज आते हैं। फोम वाला वहाँ पे यूज आएगा अगर अपनी आग लगी है, वो किसी मेटल पे लगी है, जैसे कि ये मेटल है इसके ऊपर आग लगी है, ठीक है, वहाँ पे फोम वाला नहीं आएगा, वहाँ पे पाउडर वाला भी आएगा, फोम वाला भी आएगा। वहाँ पे तीनों यूज में ले सकते हैं। एक एबीसी भी आता है, एबीसी टाइप का भी आता है जिसमें तीनों का मिक्सर रहता है, वो वाला हम यहाँ पे ले सकते हैं। अभी मेटल वाले पे हम क्या करेंगे कि पाउडर वाला इस पे चलेगा नहीं, क्योंकि ये सरफेस खड़ी है तो पाउडर वाला इस पे काम नहीं देगा। अगर फ्लैट सरफेस है और मेटल पे आग लगी है, वहाँ पे हम पाउडर टाइप का जो कि सी टाइप का रहता है उसको हम यूज में ले सकते हैं। तो ये ए, बी और सी तरह, ये 3 तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये होते हैं। फोम वाला हम वहाँ पे भी यूज ले सकते हैं। अगर पानी में आग लग गई है, पानी में तुम कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा नहीं पाओगे, तुम पाउडर से बुझा नहीं पाओगे, वहाँ पे फोम टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो काम में आएगा। इसके अलावा और कुछ